वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साइंस के जो क्वेश्चन क्विज में दिए गए थे उनको लेकर के मैं आया हुआ हूं। देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो बेसिकली रक्त परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चन थे। इसके पहले वाले क्लास में इसी सेगमेंट से आपको आरबीसी से सवाल पूछे गए थे। सारे आरबीसी से सवाल पूछे गए थे, कुछ सवाल हीमोग्लोबिन से भी थे, और जो दबाव होता है ब्लड का उससे सवाल थे पिछले वाले क्विज में। इस क्विज में जो सवाल आपके हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बने हुए हैं बार बार, उनको लेकर के मैं आया हूं। तो रक्त से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन एंटीजन और एंटीबॉडी से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी से बनते हैं और आरबीसी से बनते हैं। आरबीसी आपने पढ़ लिया है, मतलब आरबीसी के क्वेश्चन आपने पिछले वाले क्विज में कर लिया था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, यानी दिल से रिलेटेड है, क्योंकि हार्ट ही पंपिंग स्टेशन होता है ब्लड का। ठीक, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है कुल 5 आधारों पर पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आप एक पढ़ चुके हैं। ठीक, आरबीसी का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन के भी कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, कुछ बच गए हैं, तो उसको जो है हम लोग आगे आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पढ़ने से पहले देखिए, यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना इम्तहान के लिए आवश्यक है, एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है। आइए समझेंगे पूरी बात। यहां पर सबसे पहले ब्लड को बोलता है कि ब्लड जो है ये एक टिश्यू है, लेकिन ये जो टिश्यू है वो बोलता है कि तरल है और कनेक्टिंग टिश्यू है। देखिए, टिश्यू क्या होता है उसको आपको पता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोशिका जो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है। जीव के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। जब कई एक जैसा कार्य करने वाली कई कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक, तो ये जो ब्लड है बोलता है कि ये कोशिका नहीं बल्कि ऊतक इसको बोल रहा है, मतलब कोशिकाओं का समूह है, ऊतक है, और ये लिक्विड रूप में है। ठीक है, तो बोलता है कि तरल है और कनेक्ट करता है एक दूसरे को, तो बोलता है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलता है कि इसके अंदर, ध्यान देंगे किसके अंदर, देखिए एक बात, आपको तो रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ा चुका हूं और अभी क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन देखिए, आप पढ़े हैं, थियरी पूरा पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यूज वो अलग होता है। जब तक आप एमसीक्यूज पर अपना कमांड नहीं करेंगे, इम्तहान आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, पहला स्टेज ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया, तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी चीज बोलता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड है, एक हीम है और एक ग्लोबिन है, जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम रंग है। हीम क्या है? रंग है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और ये जो ग्लोबिन होता है, इसका जो वलय होता है, वलय में ही आयरन पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन से जो है कनेक्ट कर सकता है। ठीक, तो देखिए यहां पर जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन नामक, उसमें हीम जो है वो कलर होता है लाल रंग का, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। बोलता है कि यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पर
100 मिलीलीटर में 15 ग्राम होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि ये जो रक्त है, जब कहीं पर शरीर में किसी के चोट लग जाती है, देखिए कहीं चोट लग गया अगर, तो घायल हो गया ऊतक, एक कोशिका घायल हो गई, तो फिर उसको रिपेयर का काम होगा। चोट लग गया तो उस पर थक्का जमेगा, पपड़ी पड़ेगा, देखते हैं आप। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। यहां पर बोलता है कि इसके मतलब कुल मिला के 4 प्रोसेस होते हैं, 4 चरण होते हैं। कुछ किताबों में 3 चरण लिखा है, कुछ किताबों में 4 चरण है, तो सही क्या है? 4 चरण होते हैं। रक्त के थक्का बनने के, चोट लगने से लेकर के रक्त के थक्का बनने के 4 जटिल चरण हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप ये समझिए कि फाइब्रोनोजिन जो है वो, ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन उस समय जो है ये एंजाइम के रूप में कार्य करने लगता है, और फाइब्रोनोजिन जो है इस थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन का रूप ले लेता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ये महत्वपूर्ण है, यही पूछता है एग्जाम में। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में ही थक्का बनता है। ठीक है, तो फाइब्रिन के रूप ले लेता है और रक्त मतलब उस पर थक्का जम जाता है। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, बोलता है कि ब्लड में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, वही ग्लूकोज ही तो हमारे, देखिए शरीर के प्रत्येक कोशिका को ग्लूकोज ही तो चाहिए होता है। ग्लूकोज क्या होता है? वह, ये यूं कहें कि वही जो है आपका मुख्य ईंधन है। ठीक है, तो कोशिकाओं का ईंधन के रूप में ग्लूकोज को जाना जाता है। तो ग्लूकोज रक्त में पाया जाता है। ठीक, मतलब अब देखिए, ये जो ग्लूकोज है ये नॉर्मली 100 ml में 100 मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 डेसीलीटर में ये जो है इसका जो मिलीग्राम औसत होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 मिलीग्राम औसत इसका होना चाहिए। अब ध्यान देंगे मेरी बात कि हमारे शरीर के अंदर एक भाग है अग्न्याशय, या यूं कहें आप उसे पैंक्रिया भी कहते हैं। ठीक, पैंक्रिया से एक मतलब हार्मोन स्रावित होता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, यही इंसुलिन हार्मोन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन आता कहां से है? ये हमारे अग्न्याशय यानी पैंक्रिया से स्रावित होता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा कम हो जाए, किसकी मात्रा? इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी शरीर के अंदर, तो फिर ये जो शुगर लेवल है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब ये बढ़ता जाता है तो ये 100 के बजाय 300-400 तक पहुंच जाता है। उसे ही हम लोग मधुमेह की स्थिति कहते हैं, डायबिटीज की स्थिति कहते हैं। ठीक है, उसमें टाइप 1 टाइप 2 होता है, वो बात की बात है। क्लियर है? वो पढ़ाया जा चुका है आपको, कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है क्या होता है टाइप 1 टाइप 2। तो समझ में आया यहां पर इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पैंक्रिया से। ठीक है, अग्न्याशय से। अब आगे देखिए, बोलता है कि अगर इस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, अगर उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग सुनते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो इसका वलय होता है, किसका वलय? ये जो ग्लोबिन का वलय होता है, ग्लोबिन का वलय सिकुड़ जाता है, या ऐसी स्थिति में हो जाता है कि वह ऑक्सीजन परिवहन बेहतर ढंग से नहीं कर पाता है। जब ये सिकुड़ जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का जो क्षमता है ये कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें जो है आपको ब्लड के बारे में जानना चाहिए था, इससे खूब सवाल पूछते हैं। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से मैंने आपको इसको बताया है। ठीक है, अभी क्विज के क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपको ये सारे जो है इसके यूज समझ में आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हुए ध्यान देंगे मेरी बात। बोलता है कि ब्लड के अंदर जो है, या यूं कहें कि जो शरीर के अंदर, यूं समझिए कि कोई भी कोशिका होती है, अगर देखिए ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, तो इस कोशिका में
यहां पर रक्षा करने के लिए एंटीबॉडी पाया जाता है, यहां पर एंटीबॉडी पाया जाता है, और यहां अंदर जो है वो एंटीजन पाया जाता है केंद्रक में। ठीक, ये जो एंटीजन होता है ये मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक, तो समझिए ये जो होगा यहां पर वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होगा ये दो तरह का होता है, या तो ए होता है या बी होता है। इसी आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक, अगर आपके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर ये आपके शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर ये दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन आपके शरीर में पाए गए तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर किसी में ये दोनों की अनुपस्थिति होती है तो उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे मेरी बात। यही ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये पैदा करता है, क्या पैदा करता है? ये प्रतिरक्षी पैदा कर देता है, एंटीबॉडी पैदा कर देता है। ए या यूं कहें प्रतिरक्षी एंटी, देखिए ये ए पैदा करेगा, ये बी पैदा करेगा। एंटीबॉडी अगर है, एंटीजन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ए है, इसे एंटीजन कहा गया। ठीक, तो ये एक एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पैदा कर देगा, शरीर में डेवलप कर देता है। शरीर के ये जो कोशिका है, कोशिका के बाहरी भाग में डेवलप हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी कहते हैं। जब रक्त का आधान होता है तो इसका बड़ा रोल होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर बस इतना समझिए कि ये जो है यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन ए और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, उसी ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, और यही एंटीजन प्रेरित करता है क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। अब देखिए ये जो एंटीबॉडी ए और बी बन रहा है ये किसके द्वारा बनता है? ठीक, बोलता है ये लिम्फोसाइट द्वारा बनता है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट द्वारा। ये प्रेरित करता है लेकिन बनाता कौन है? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट द्वारा ये बनता है। और ध्यान देंगे, और अब ये जो ए और बी बन गया, आप जिसके शरीर में जैसा बन जाए, ठीक है, अगर शरीर में ए है तो बी बनेगा, बी है तो ए बनेगा। क्लियर? ध्यान देंगे, अगर आपके शरीर में यहां पर एंटीबॉडी बन गया है तो ये एंटीबॉडी गश्त करता रहेगा पूरे शरीर में। ठीक है, इसे इसलिए गश्ती सेना भी कहते हैं। ठीक है, गश्ती सेना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर में गश्त करता रहता है, जाता घूमता रहता है, देखता रहता है कि कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो फिर वो क्या करता है? उससे लड़ाई करता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी तरीके का कोई वायरस आ गया, कोई जो है फंगस आ गया है ना, तो उससे वो लड़ाई करके उसको मार के खत्म कर देता है, उसका भक्षण कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ आपको ध्यान देनी है वो यही कि एंटीजन जो होता है बेसिकली वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन दो जो है होते हैं, ए और बी। ठीक है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी भी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और एंटीबॉडी जो बनता है वो लिम्फोसाइट से बनता है, लिम्फोसाइट उसको बनाता है, और ये जो एंटीबॉडी बन जाता है, प्रतिरक्षी बन जाता है, वो गश्ती सेना के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है, देखिए आपको आरबीसी के बारे में कल क्वेश्चन कराए गए थे। इस पूरे सिस्टम को डिटेल में आपको पढ़ाया जा चुका है।
WBC से जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनको समझिए। बोलता है कि ये जो WBC है ये मुख्य रूप से जो है दो तरह का होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। यहाँ पर मैं आपको थियरी नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको इम्तिहान के दृष्टिकोण से लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इसमें जो कणिकाएं होंगी, एक होगा लिम्फोसाइट होगा, एक होगा न्यूट्रोफिल्स होगा, ठीक है। एक क्या होगा, लिम्फोसाइट, एक होगा न्यूट्रोफिल्स। ध्यान देंगे मेरी बात। बोलता है कि ये जो WBC का न्यूट्रोफिल्स है, WBC का जो न्यूट्रोफिल्स भाग है ये अस्थि मज्जा में बनता है, और जबकि इसी WBC का जो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट ध्यान देंगे ये प्लीहा में, लसिका में और थाइमस ग्रंथि में बनता है, जबकि RBC कहां बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। WBC की बात करेंगे तो WBC में दो पार्ट है, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल वहीं बनता है अस्थि मज्जा में जहां RBC बनता है, लेकिन WBC का लिम्फोसाइट वाला पार्ट प्लीहा, लसिका और थाइमस ग्रंथि में बनता है। और ध्यान देंगे मेरी बात, RBC जो होता है वो मरता कहां है, वो यहीं प्लीहा में आके मरता है। तो अगर आपसे पूछता है कि कोई ऐसा जगह बताओ जहां पर RBC मरता हो और WBC बनता हो, तो देखो ये कौन सा होगा, प्लीहा होगा। समझ पा रहे हैं? चले आगे। आगे बोलता है कि अगर ये जो WBC है, अगर ये देखिए WBC जो है, आप देखिए ये लिम्फोसाइट द्वारा ही जो है, ये देखिए ये जो एंटीबॉडी बना है ये WBC का एक तरह का पार्ट है, 20% लगभग WBC का होता है। अब ध्यान देंगे मेरी बात, इसका प्रमुख काम क्या होता है कि जब कहीं पर कोई संक्रमण, शरीर में किसी स्थान पर कोई संक्रमण हो जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस शरीर के अंदर कहीं पर लग रहा हो, तो ये WBC जाता है वहां पर, उसका भक्षण कर लेता है और शरीर को स्वस्थ बना देता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए, किसकी, WBC की मात्रा अधिक हो जाए, किसी की भी मात्रा अधिक होना खतरनाक है, ठीक है, कम होना भी खराब है, ज्यादा होना भी गड़बड़ है। बोलता है अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो उस स्थिति को ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया जो होता है उसी को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर WBC अधिक हुआ, किसी के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई अगर, तो फिर ब्लड कैंसर का रूप भी ले सकता है वो। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज़ का अति खराब है। आगे बोलता है कि ये जो WBC है इसमें देखिए एक ग्रेनुलेट्स होंगे, एक अग्रेनुलेट्स होगा, यानी कणिकाएं होंगी और अकणिकामय होगी। तो जो इसमें कणिकाएं होंगी उसमें मुख्य रूप से लिम्फोसाइट की बात करता है, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट है, बोलता है इसका जो व्यास होता है, व्यास समझते हैं, कोई गोल चीज है, कोई कणिका है, कोई कोण है, तो उसका एक व्यास होगा। जैसे ये गोला है तो यहां से यहां तक इसका एक व्यास होगा, ठीक है। तो बोलता है वो व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है, यानी 0.007 मिलीमीटर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? चले आगे। आगे बोलता है, देखिए संख्या की बात जब करेगा, ध्यान देंगे, जब संख्या की बात करेगा तो एक होता है WBC, एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखिए WBC सबसे कम जो पाया जाता है शरीर में मात्रा के हिसाब से वो WBC होता है। प्रति घन क्यूबिक जो है वो WBC सबसे कम होता है। उससे ज्यादा जो आपके शरीर में पाया जाता है वो प्लेटलेट पाया जाता है, और जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है आपका क्या कहते हैं, RBC, ठीक। RBC लगभग 54 लाख, 48 लाख से 54 लाख तक, महिलाओं में 48 लाख, पुरुषों में 54 लाख तक लगभग पाया जाता है, ठीक। और
मतलब पूरे शरीर में नहीं, एक घन क्यूबिक में। ठीक, आगे बोलता है कि WBC लगभग 5000 से 9000 तक पाया जाता है, जबकि ये जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट 2 लाख से 5 लाख तक पाया जाता है। ठीक, अब ध्यान देंगे मेरी बात, इसी प्लेटलेट को विम्बाणु भी कहते हैं, हिंदी में प्लेटलेट को जो है विम्बाणु कहते हैं। तो विम्बाणु की संख्या WBC से ज़्यादा होती है और RBC से कम होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इम्तहान में खूब पूछता है। चलें आगे, आगे देखिए, फटाफट देखते हैं, देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो है आपके हार्ट से कुछ सवाल जो है पूछता है। देखिए, इसमें आपको एक बात यहां समझनी है कि जो हार्ट से सवाल आपके इसमें आएंगे वो मुख्य रूप से जो आने वाली जाने वाली ये जो प्रश्न होते हैं वहाँ से जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका स्कोप है, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे समझिए, देखिए ये 4 चैम्बर है। ठीक, 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। इसको आलिंद कहते हैं, दोनों को, नीचे वाले को निलय कहते हैं। इसे दाहिना आलिंद, इसे बायां आलिंद। ठीक, इसे दाहिना सॉरी उल्टा हो रहा है, इसे बायां, इधर वाला बायां, इधर वाला दाहिना। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अशुद्ध रक्त यहां से आता है। ठीक, और ये लाने का काम अशुद्ध रक्त जो है इसे कौन करता है, बोलता है कि अग्र और पश्च महाशिरा करती है। ठीक, और अब ये यहां से यहां आएगा अशुद्ध रक्त, और यही अशुद्ध रक्त, ध्यान दीजिएगा, यही अशुद्ध रक्त, ये देखिए एक रास्ता यहां से एक रास्ता निकल रहा है, ये देखिए ये वाला, इसी से फेफड़े में चला जाता है। ये जो लेके जा रहा है इसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी कहते हैं। अशुद्ध रक्त कौन ले गया? फुफ्फुस धमनी ले गया। ठीक, कहां से? हार्ट से। और जब फेफड़े में पहुंच गया तो फेफड़े से पहुंच करके ये शुद्ध हो गया, तो शुद्ध रक्त अब फिर से ये हृदय में आया। ठीक, ये जो हृदय में आया तो इसे फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा इसको यहां लेकर आएगी। समझ रहे हैं बात? आगे देखिए, जब ये यहां शुद्ध रक्त आ गया तो फिर ये यहां से यहां आएगा और फिर इस रास्ते से, देखिए, है ना, इसे महाधमनी कहते हैं। ठीक है, इस रास्ते से पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो 4 आपको समझ में आ गया, क्लियर है? महाधमनी, ये धमनी, फुफ्फुस सिरा और अग्रपश्च सिरा, समझ में आ गया? यहां तक तो क्लियर है। लेकिन एक चीज समझिए, हार्ट खुद कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हार्ट को भी तो रक्त चाहिए। कोशिकाओं, हार्ट की कोशिकाओं को रक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी शुद्ध रक्त चाहिए जिंदा रहने के लिए ना, काम करने के लिए चाहिए उसको रक्त। तो देखिए, अब इसको जो रक्त ला के देगा, किसको? इस, भाई हमारा मतलब जो हार्ट है, हार्ट में रक्त यहां पर शुद्धिकरण मतलब हो रहा है, जो भी है यहां जैसे भी हो रहा है, पूरी प्रक्रिया आपको पता है। लेकिन इस हार्ट को भी तो रक्त चाहिए जिंदा रहने के लिए, यहाँ की कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए रक्त चाहिए। तो जो रक्त ला के देगा इसको, वो शुद्ध रक्त लाने वाली धमनियां होंगी और उन धमनियों को हृदय धमनी कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये बेसिक चीज है। आइए फटाफट जो क्वेश्चन आपके जो है आपको क्विज में दिए गए थे 18 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को जो है हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहला सवाल बोलता है रक्त क्या होता है? तो
तो देखिए बोलता है रक्त क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक उपकलित ऊतक। नहीं, ये ऐसा ऊतक होता है जो कनेक्ट करता है और लिक्विड के रूप में होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संयोजी ऊतक, उपकलित ऊतक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका संयोजी ऊतक। ध्यान देंगे, जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, अगर आप क्विज ग्रुप में नहीं है तो आप व्हाट्सएप क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपको क्विज ग्रुप में जोड़ूंगा और आपको मैं डेली की डेली जो है शाम को आपको क्वेश्चन दे दिया करूंगा। अगला क्वेश्चन बोलता है हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से मानव रक्त के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, तो गलत हो गया। बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, नहीं, बोन मैरो में नहीं हुआ, अस्थि मज्जा उसे कहते हैं। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ सही है, मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ जो प्रोटीन है, तो सी सही हो गया। अगला सवाल बोलता है एंटीजन वह पदार्थ है जो, पहला बोलता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है ना। एंटीजन, ध्यान दीजिएगा, एंटीजन नहीं नष्ट करता है, बल्कि इस एंटीजन की ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसकी प्रेरणा से ये जो एंटीबॉडी बना है लिम्फोसाइट ने निर्मित किया है, ये क्या करता है, ये जो है जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो पहला लाइन गलत हो गया। ठीक, दूसरा बोलता है विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं, विषाक्तता के उपचार के लिए यही ये बॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। फिर उसके बाद बोलता है शरीर के ताप को कम करता है, ये भी गलत बात है, वो भी सब WBC करता है। ध्यान देंगे, अगला बोलता है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। सही है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इसके बनने के लिए स्टिमुलेशन का काम करता है, उद्दीपन का काम करता है, जिसके उद्दीपित करने के बाद ये लिम्फोसाइट इसका निर्माण करती है। कौन निर्माण करता है? लिम्फोसाइट। समझ पा रहे हैं? और ये जो आपके शरीर में ए और बी पाया जाता है, मतलब जो भी एंटी मतलब बॉडी यानी प्रतिरक्षी आपके शरीर में होता है, वो टोटल WBC का लगभग 20% आपके शरीर में होता है। आगे बोलता है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, बोलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या हमारी रक्षा करता है? कतई नहीं। दूसरा बोलता है रक्त प्लाज्मा, बिल्कुल नहीं। आरबीसी, आरबीसी तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। WBC सही है। WBC जो है, आप देखें WBC अगर किसी तरीके का कोई संक्रमण हुआ है तो उससे हमारी रक्षा करता है, वहां पहुंचता है और जो संक्रमण है उसका भक्षण कर लेता है। ठीक, आगे बोलता है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए ना, किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित हो रही है? ये लिम्फोसाइट ही तो बना रहा है एंटीबॉडी को, तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि प्रतिरक्षा यानी असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है? अब इसमें कई चीजें दी हुई हैं, थ्रोम्बोसाइट, लाल रुधिर कण, है ना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। डिटेल में सबको आपको बताया जा चुका है पहले क्लास में। यहां पर बस आप समझिए इतना कि प्रतिरक्षा यानी कि जो रक्षा करने वाली बात यहां पर आ रही है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यही लिम्फोसाइट ही
रक्षा करने की बात यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो पहला ही सही होगा कि लिम्फोसाइट का जो है प्रतिरक्षा से डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि यही प्रतिरक्षी को बनाता है। ठीक, आगे बोलता है कि मानव के, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव के श्वेत रक्त का व्यास कितना होगा है। तो देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का, रक्त कणिकाओं का जो व्यास होता है, अगर वो माइक्रोमीटर में पूछता है तो 7, और अगर मिलीमीटर में पूछता है तो उसमें 1000 से भाग कर देंगे तो 0.007 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो आंसर होगा आपका 0.007, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? जब ये अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं, और इसे ही ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। आगे बोलता है अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहां बनती हैं? पिछली क्लास में हो चुका है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थिमज्जा में बनती हैं। ठीक है, अगला बोलता है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहां पर होता है? तो देखिए, अगर ऐसा पूछता है तो सारा का सारा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखिए बोलता है कि WBC बनेगा और RBC का विनाश होगा। देखिए, WBC के 2 पार्ट हैं, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल बनता है अस्थिमज्जा में, लिम्फोसाइट प्लीहा में भी बनता है, लसिका में भी बनता है, और थाइमस ग्रंथि में भी बनता है। जबकि RBC बनता अस्थिमज्जा में है, लेकिन उसका कब्रगाह प्लीहा को माना जाता है। ठीक है, तो प्लीहा एक ऐसा जगह है जहां पर RBC मरता है और WBC का एक पार्ट लिम्फोसाइट बनता है। ठीक है, तो यहाँ का उचित आंसर जो होगा वो आपका प्लीहा होगा। प्लीहा, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है, रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्लियर है? तो देखिए, रक्त को जो है यहां पर ग्लूकोज, रक्त के अंदर ग्लूकोज स्तर को मुख्य रूप से मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसको कंट्रोल, ये जो शुगर है, ग्लूकोज है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रिया से स्रावित होता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो शुगर बढ़ेगा, क्योंकि तब कंट्रोल नहीं हो पाएगा ना। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। देखिएगा, ये जो हृदय है इसके अंदर लाने वाली की बात नहीं कर रहा है, इसको पोषित करने वाली को क्या बोलेगा? मतलब कि इस हृदय की कोशिकाओं को कौन रक्त दे रहा है? तो देखिए, ये सब तो आंसर होगा ही नहीं, ये जो है फुफ्फुस ये सब है ना। और आप देखिए, किसी भी कोशिका को शुद्ध रक्त कौन दे रहा है? धमनी देती है। ठीक, तो शुद्ध रक्त इसको लाके कौन देगा? धमनी देगी, और जो धमनी हृदय में आकर के लग रही है उसे हृदय धमनी कहेंगे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन जो होगा वो हृदय धमनियां होगा, सही उत्तर होगा। ठीक, आगे जो है बात करता है कि रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला कौन सा एंजाइम है? देखिए, रक्त का थक्का से सवाल बार बार पूछता है और बार बार एक ही चीज पूछता है, थ्रोम्बिन। ठीक, तो थ्रोम्बिन ही ऐसा एक है जो कि एंजाइम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वह एंजाइम जब एंजाइम के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो फिर इस फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में मदद करता है। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो थ्रोम्बिन होगा। ठीक है, अंतिम चरण की बात है ये, इसमें 4 चरण होते हैं, कुछ किताबों में 3 चरण लिखा हुआ है, वो गलत है।
आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोलता है धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। गलत है, जबकि सिराओं में ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें मतलब लगभग बराबर ही रहते हैं। ठीक है, जितना आएगा उतना जाएगा। आगे बोलता है रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिका के। गलत है ये भी, है ना। अगला बोलता है WBC में केवल लसिका पर्व की बनी होती। नहीं, देखिए WBC में लसिका के साथ साथ न्यूट्रोफिल भी होता है। ठीक है, तो ये भी लाइन गलत हो गया। अगला लाइन बोलता है रक्त में WBC की तुलना में विम्बाणु अधिक होते हैं। विम्बाणु का मतलब प्लेटलेट। तो सबसे कम WBC होता है 2 लाख से मतलब 2000 से 5000 तक, और जो विम्बाणु होते हैं यानी प्लेटलेट होते हैं वो 2 लाख से 5 लाख तक होते हैं। यानी कि WBC 5000 9000 है तो प्लेटलेट 2 लाख से 5 लाख के बीच में होते हैं। जनरली 1.5 लाख से 4.5 लाख बोलते हैं, लेकिन औसतन 2 लाख से 5 लाख मान लिया जाता है। ठीक, और सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका RBC होता है, वो लगभग 50-55 लाख होता है। ठीक, तो यहां पर जो बोल रहा है कि रक्त में WBC की तुलना में विम्बाणु अधिक होते हैं, है ना। प्लेटलेट को विम्बाणु कहा जाता है। विम्बाणु की संख्या WBC से ज्यादा होती है। विम्बाणु जो होते हैं वो लगभग 2 से 5 लाख होते हैं, जबकि WBC लगभग 5000 से 9000 होता है। तो संख्या इसकी ज्यादा है। ये लाइन एकदम करेक्ट है। तो D फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है ना। तो देखिए पहला बोलता है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा, है ना। तो बोलता सही अनुक्रम क्या है ना। मतलब पहले कहां आता है, फिर कहां आता है, फिर कहां आता है। ठीक है, तो देखिए फुफ्फुस के द्वारा सबसे पहले अगर आप देखें तो ये फुफ्फुस के द्वारा सबसे पहले यहां जो है पहुंचेगा, या यूं कहें यहां पर ऑक्सीजन का अधिगमन। ये देखिए ये यहां पर पहुंचा। अब यहां से अगर इसको जाना है तो फुफ्फुस ही लेके जाएगा। यहां पहुंच गया, फुफ्फुस आ गया। फुफ्फुस से फिर जो है देखिए वो ऑक्सीजन रक्त में मिलेगा। ठीक, ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए। इसमें बोलता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन कहां कहां कैसे कैसे होता है। समझिए मेरी बात। सबसे पहले ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा? तो आपके मतलब नाक से होते हुए सबसे पहले फेफड़े में पहुंचेगा। ठीक है, तो फुफ्फुस हो गया, वो वहां पहुंचा। अब देखिए वहां पहुंचा तो वहां से रक्त को मिलेगा, फिर रक्त को मिल गया तो फिर वो ऊतक को मिलेगा। तो यहां पर जो क्रम होगा वो सबसे पहले आपका फुफ्फुस को मिलेगा, फिर उसके बाद जो है रक्त को मिलेगा, फिर उसके बाद ऊतकों को मिलेगा। तो यहाँ पर 2, 1 और 3, यानी कि पहले 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, यानी C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी हो तो श्वास की गति। देखिए जब आपके रक्त में ऑक्सीजन कम होगा तो सांस आपको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। क्यों जल्दी लेना पड़ेगा? क्योंकि जब जल्दी जल्दी लेंगे तभी जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन उतनी मात्रा में पहुंच पाएगी। क्लियर है? और जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है तो उसको एक नाम दिया गया है हाइपोक्सिया। ठीक है, तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलेंगे कि श्वास की गति जो है बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से जो है मिलता है तो ये इसको बनाएगा। ऐसी स्थिति में जो है ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता इसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये
रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को जो है ये कमजोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कठे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, आप देखते होंगे फिटकरी इस्तेमाल किया जाता है ना। कटे स्थानों पर लगाते हैं लोग। ऐसे आप देखिए लोग सेविंग करवाते हैं तो जो है फिटकरी लगाते हैं। ठीक, तो क्या होता है, आगे बोलता है रक्त एक कोलाइडी विलयन है, बिल्कुल सही, जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं, ये भी सही लाइन है। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंद शक्ति, मतलब फिटकरी से जो है एल्यूमिनियम आयनों में जो स्कंद की शक्ति होती है वह बढ़ जाती है, इसलिए रक्त स्कंदित हो जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिटकरी में जो एल्यूमिनियम आयन होता है वो स्कंदन की शक्ति को बढ़ा देता है, इसलिए रक्त स्कंदित हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, और दूसरा पहले का सही जो है व्याख्या भी है। ठीक है, तो इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगले क्लास के लिए तैयार रहें। इसके बाद तुरंत आपका अगला क्लास है। थैंक यू।